गुड मॉर्निंग। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर, अभी तक हमने उसमें हीट का डेफिनेशन, टेम्परेचर का डेफिनेशन, दोनों में डिफरेंस, दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा है। ठीक है। जैसे हमने ऊष्मा क्या होता है, तापमान क्या होता है, ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है या ऊष्मा तापमान में क्या संबंध है। ठीक है, किस तरह से दोनों इंटरलिंक्ड है, किस तरह से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद उनकी इकाई, उसके बाद तापमान की इकाई, कैसे एक इकाई से दूसरे इकाई में परिवर्तन होता है। जैसे तापमान की अलग अलग इकाइयाँ हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। तो कैसे एक दूसरे एक स्केल से एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे परिवर्तन होता है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं ऊष्मा के स्रोत। ऊष्मा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊष्मा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, कहाँ कहाँ से मिलती है। तो पहला है सूर्य, दूसरा है रासायनिक क्रियाओं से मिलती है, विद्युत से मिलता है, घर्षण से मिलता है, भूमिगत स्रोत से मिलता है, परमाणु ऊर्जा से मिलता है। तो सबसे पहले है सूर्य। सूर्य से आपको पता है, सूर्य से जो हमारे सूर्य जो बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ा ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत है, तो हमें वहाँ से क्या मिलती है, ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अगला है रासायनिक रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया जैसे कोयला, लकड़ी और ये सब कुछ जो भी चीज़ें आप जलाते हैं उनसे जो ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। उसके बाद विद्युत। तो विद्युत कैसे हमें ऊर्जा देती है। तो विद्युत आप जैसे आप देखते हैं, हीटर यूज़ करते हैं, गीज़र यूज़ करते हैं, या कोई भी इंडक्शन यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि आपका इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा जो होता है वो किस में परिवर्तन होता है, उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और किस सूत्र द्वारा होता है, देखिए इस बगल में लिखा भी हुआ है, H=I²RT। आई क्या है यहाँ पे, आई आपका करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, टी क्या है आपका टाइम है। ठीक है। तो I² RT, H=H मतलब वही आपका हो गया ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा, H बराबर I²RT। तो आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा करंट यानी आई यानी विद्युत जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे या आर बढ़ाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, आपका ऊष्मीय ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा। तो आप हीटर जब यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आप बिजली मतलब जैसे स्विच ऑन करते हैं उसको क्या मिलता है, करंट मिलता है। और वो तार जो भी है जिस चीज़ से बना हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा। तो इस तरह से वो क्या करता है, आपका विद्युत ऊर्जा का हम यूज परिवर्तन किस में कर लेते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है। घर्षण, घर्षण से कैसे ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो घर्षण से ऊष्मा ऐसे उत्पन्न होता है जैसे आप रोड पे ब्रेक लगाते हैं, कई बार तेज ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन, घर्षण होता है। घर्षण से क्या होता है, कई बार चिंगारी निकलता है, ऊष्मा निकलता है, गर्मी, या फिर वहाँ पे गर्म हो जाएगा। या दो हाथ को सिंपल आप दो हाथ को रगड़ के देखेंगे तो उससे भी हाथ आपका क्या होता है, गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि वो जो आपका घर्षण है, घर्षण किस में परिवर्तित हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा आपका। ठीक है। अगला स्रोत है आपका भूमिगत स्रोत। भूमिगत स्रोत जिसको भूतापीय ऊर्जा भी कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा वो क्या है, डिफिनेशन मैंने अलग से लिखा हुआ है। वह ऊष्मीय ऊर्जा जो पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। आपको पता है पृथ्वी के अंदर बहुत हीट होता है, तो उस हीट का यूज़, उस ऊष्मा का यूज़ हम क्या कर, ऊष्मा का यूज़ कर जो वहाँ से जो भी ऊष्मा निकलता है उसको भूतापीय ऊर्जा करते हैं। कई देशों में यूएस सबसे ज़्यादा इस ऊर्जा से बिजली बनाता है। वैसे कई ऐसे देश हैं, भारत में भी कई जगह ऐसे पहचान चिन्हित किए गए हैं जहां भूतापीय ऊर्जा का अभी ऑप्शन है, वहां से बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है। तो उसमें उसके पृथ्वी के अंदर जो भी ऊष्मा है उसके द्वारा आप कैसे उसको परिवर्तित करके ऊष्मा का यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह का आपका क्या है, स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, आपको पता है परमाणु ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मा का स्रोत होता है। परमाणु ऊर्जा से आपको ऊष्मा मिलती है। उसके बाद है ऊष्मा के प्रभाव। ऊष्मा से क्या क्या प्रभाव, ऊष्मा क्या क्या कर सकता है, उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। पहला है तापमान में बढ़ोतरी। जाहिर सी बात है ऊष्मा देने पे क्या होता है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। जनरली प्रायतः बढ़ोतरी होती है, कब नहीं होती वो देखेंगे हम लोग आगे। अगला है रूप में परिवर्तन। क्या होता है, कई बार जब हम ऊष्मा बढ़ाते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो पहले तो क्या होता है, तापमान बढ़ता है। जैसे कि अगर कोई 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस पे है कोई चीज़,
उसको हम लोग ऊष्मा देना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ऊष्मा देना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उसका तापमान बढ़ना शुरू होगा। जैसे पानी को हम ऊष्मा देना शुरू करते हैं, वो उसका तापमान बढ़ना शुरू हुआ, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, 100 तक चला गया। क्या हो रहा है, तापमान बढ़ते जा रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे होता है तो उसके बाद क्या होता है, वो किस में परिवर्तित होने लगता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो वो अब क्या हो गया, पानी किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया, यानी द्रव किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो उसका क्या हो गया, रूप में परिवर्तन। ठीक है, तो पहले तापमान बढ़ोतरी होता है, रूप में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन। आपको पता है आयतन में परिवर्तन होता है, कोई भी चीज़ को आप ऊष्मा देते हैं या तो जनरली क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। और जैसे कि लोहे की पटरी है ना, लोहे की पटरी आप देखते हैं उसके बीच में गैप छोड़ा होता है। क्यों छोड़ा होता है कि जब उसको ऊष्मा मिलती है तो उसके पटरियों की जो लंबाई, उसमें प्रसार मतलब उसकी बढ़ोतरी होती है लंबाई, और जो गैप छोड़ा होता है वो जाके सट जाता है। अगर नहीं छोड़ा क्या होगा, तो क्या होगा, अगर ऐसे रेल की पटरी है ऐसे, इसके बीच में गैप है, अगर नहीं होगा तो इधर से ये इधर से फैलेगा, ये इधर से फैलेगा, और कैसे हो जाएगा, ऐसे उठ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा वहाँ पे, तो एक्सीडेंट होने का चांस है। इसलिए क्या होता है, क्योंकि सभी धातुओं में बहुत ज़्यादा प्रसार होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे गैप छोड़ा होता है कि इधर से बढ़ेगा थोड़ा, इधर से भी बढ़ेगा, तो जाकर दोनों सट जाएगा, उठेगा नहीं ऊपर। तो क्या हुआ, आखिर उस लंबाई में परिवर्तन हुआ, लंबाई में परिवर्तन होगा तो आयतन में परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रभाव आयतन परिवर्तन होता है। और भी आप अच्छा, अभी एक एक करके फिर से चर्चा करेंगे, एक एक अलग से। प्रकाशीय प्रभाव, प्रकाश, ऊष्मा से प्रकाश मिलता है, वो भी एक प्रभाव है। भौतिक परिवर्तन, यांत्रिक परिवर्तन। ठीक, एक एक करके अभी देख रहे हैं आगे। तापमान में परिवर्तन, आपको मैंने बताया है कि ऊष्मा देने पर तापमान बढ़ता है, ऊष्मा निकालने पर तापमान घटता है। ठीक है, ये एक प्रभाव आप देख चुके हैं। उसके बाद रूप में परिवर्तन, अभी मैंने चर्चा किया था पानी वाला एग्जांपल, कि पानी को जैसे हम ऊष्मा देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, तापमान बढ़ता है, एक समय के बाद फिर वो उसका रूप भी परिवर्तित हो जाता है। एक निश्चित तापमान पे, वही लिखा है, एक निश्चित तापमान के बाद वस्तुओं का तापमान बढ़ना बंद हो जाता है और उसका रूप, अवस्था परिवर्तन होने लगता है। जैसे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो उसका तापमान बढ़ना बंद हो जाएगा, 100 डिग्री जैसे पहुंचता है उसके बाद उसका क्या होता है, तापमान बढ़ना बंद हो जाता है और वह पानी वाष्प में बनने लगता है, अर्थात उस टाइम क्या हुआ, उसका रूप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, आयतन परिवर्तन। ठीक है, तो अभी मैंने चर्चा की, जैसे रेल की पटरी का वाला एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है यहाँ, रेल की पटरी के बीच थोड़ा सा जगह इसलिए छोड़ा जाता है कि उसमें पाकर पटरी, जो कि स्टील का बना होता है, फैलता है। ठीक है, उसके बाद एक और उदाहरण है बर्फ वाला। क्या होता है कि जैसे कि पाइप में पानी जा रहा है, ठीक है, जहाँ स्पेशली जहाँ पे अधिकतर टाइम ठंड रहता है, ठंड जहाँ ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या होता है, आपने सुना होगा कि पाइप फट जाता है। कि पानी जा रहा है, बर्फ जम गया तो पाइप फट गया। कैसे फट गया, पानी तो जा रहा था तो ठीक था, लेकिन बर्फ बनने से क्या हो गया, तो बर्फ का जो होता है आयतन ज़्यादा होता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है अगर, और वो पिघल कर क्या बन गया, 0 से पानी बन गया, तो उसका आयतन घट जाता है। या उल्टा समझिए कि अगर उसमें पहले पानी जा रहा है, तापमान उस 5 डिग्री घटते घटते 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस वो और घटाएंगे उसमें, उसका उसमें और घटेगा, तापमान और घटेगा, तो क्या होगा, वो किस में बदलेगा, बर्फ में बदलेगा। तो पाइप तो पूरा पूरा, पाइप में पानी पूरा पूरा जा रहा था, लेकिन जैसे उतना ही अगर हम, उतना ही मात्रा अगर पानी का है, पानी उससे अभी क्या होगा, वो बर्फ अगर बन गया तो वो ज़्यादा आयतन लेता है। ठीक है, अगर पाइप है उसमें पूरा फुल पानी है, वही जैसे बर्फ बन गया तो उसको ज़्यादा, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जो आयतन बढ़ जाता है तो क्या होगा, फैलना चाहेगा, और फैलना चाहेगा तो क्या होगा, पाइप में क्रैक आ जाता है। यानी क्या हुआ, ऊष्मा का ही प्रभाव है ना, जिससे आयतन में परिवर्तन आया। ठीक, भौतिक परिवर्तन, ऊष्मा प्राप्त करने के बाद किसी वस्तु का आकार, रंग, अवस्था, तन्यता, घनत्व आदि में जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा के प्रभाव से उसका अवस्था बदल जाता है, आकार बदल जाता है, कई बार रंग ज़्यादा ज़्यादा हीट करते हैं तो उसका रंग बदलता है ना, किसी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे लाल, उसमें जो धातु होते हैं लाल रंग, लाल होने लगता है, तो उसका रंग बदल रहा है। आकार आप बिल्कुल बदल सकते हैं, उसका घनत्व बदल जाएगा, जैसे ज़्यादा हीट देंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। यांत्रिक परिवर्तन, जब ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उसे यांत्रिक परिवर्तन कहते हैं। यांत्रिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है
जो भी हमारे गाड़ियाँ चलती हैं ईंधन पे चलती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आप कोई भी फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, तो उसके बाद क्या होता है, वो बर्न होता है, वो जलता है, उसका कंबशन होता है, दहन होता है। और दहन होने के बाद क्या होता है, वो पिस्टन सिलेंडर मूवमेंट, जो से पिस्टन मूवमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, वो गाड़ियों को चलाता है। यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा, आपने उसमें पेट्रोल डाला, डीजल, उसका क्या हुआ, दहन हुआ, दहन होने से क्या मिलता है, उसको ऊष्मा मिलता है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या करता है, आपको पिस्टन को धक्का देता है, और पिस्टन फिर क्या करता है, आगे जो भी उसमें, मतलब आपका फिर गाड़ी चलता है। तो गाड़ी चल रहा है, यानी किस में परिवर्तित हो गया, वो यांत्रिक ऊर्जा में। ऊष्मीय ऊर्जा किस में परिवर्तन हो गया, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो यांत्रिक परिवर्तन भी ऊष्मा ला सकता है। और ये तो खैर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, यही प्रिंसिपल पे सारी गाड़ियाँ चलती हैं, फ्यूल्स जो भी फ्यूल पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा, क्या देखा आपने, ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा के स्रोत देखा आपने कि ऊष्मा के कौन कौन से स्रोत है, ऊष्मा के प्रभाव देखा, क्या क्या होता है, तापमान बढ़ता है ऊष्मा देने से, रूप में परिवर्तन आता है, आयतन में परिवर्तन आता है, प्रकाशीय प्रभाव, प्रकाश होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, और यांत्रिक परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं ऊष्मा संचारण। ठीक है, ऊष्मा संचारण मतलब अगर ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाती है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक जाती है, तो किस तरीके से जाती है वो। ठीक है, क्या क्या उसमें मैकेनिज्म होता है, क्या विधि होती है, किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह या एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हीट का ट्रांसफर होता है या ऊष्मा का संचार होता है। तो 3 तरीका होता है ऊष्मा संचार का, चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, सबसे पहला चालन। ऊष्मा संचालन की वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना कणों के स्थानांतरण के होता है, उसे चालन कहते हैं। क्या है ऊष्मा संचालन की वह विधि, ऊष्मा संचालन का वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचार कैसे हो रहा है, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान से, मतलब यहाँ से यहाँ जो संचार हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कणों के बिना स्थानांतरण के। मतलब यहाँ पे एक कण है, दूसरा कण ऐसे ऐसे एक के बाद एक कण ऐसे ऐसे लगे हुए लाइन से। ठीक है, समझ लीजिए, यहाँ पे एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के बगल में एक, इस तरह से ऐसे छोटे छोटे कणों से बना होता है पदार्थ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको गर्म किया, तो यहाँ से इसका ऊष्मा किसके पास, इसके बगल वाले के पास, इसका किसके, इसके बगल वाले के पास, इसका ऊष्मा इसके बगल वाले के पास, इस तरह से करते करते ये आगे जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ये कण, ऐसा नहीं है कि ऊष्मा जा रहा है तो कण को भी जाना जरूरी है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये किसको दे दिया, आगे वाले को। अब ये क्या करता है, अपने ऊष्मा आगे वाले को दे देगा, फिर ये वाला अपने आगे वाले को देगा, ये वाला अपने आगे वाले को देगा। इस तरह से किया जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक लाइन में खड़े हैं 15 लोग, 20 लोग, ऐसे एक के बगल में एक खड़े हैं। ठीक, और यहाँ पे मैंने किसी को एक बॉल दिया। ठीक है, बॉल दिया और मैंने कहा कि इस बॉल को यहाँ तक पहुँचाना है। तो 2 तरीका हो सकता है, ये वाला आदमी क्या करेगा, बॉल ले जाएगा, जाके इसको देगा, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, ये किसको देगा, अपने बगल वाले को, ये किसको देगा, अपने बगल वाले को, ये किसको देगा। इस तरह से पास करते करते यहाँ पे बॉल पहुंच गया। तो ये बॉल कुछ नहीं है, बॉल क्या है, ऊष्मा है। और ये जो लोग खड़े हैं वो क्या है, आपके कण है। तो इस तरह से इस विधि में क्या हुआ, कोई आदमी गया, यानी कोई कण गया, नहीं गया, लेकिन ऊष्मा चला गया। तो ऐसे विधि को क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, जिसमें खुद कण एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं, उसका स्थानांतरण हो जाता है। सॉरी। तो एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे साइकिल स्टैंड में आपने देखा है, साइकिल लगा होता है, ऐसे एक के बगल में एक ऐसे खड़ा किया हुआ है, बहुत दूर तक खड़ा किया हुआ है। आपने क्या किया कि एक को, स्टार्टिंग वाले साइकिल को ऐसे थोड़ा सा धक्का दिया, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा, गिरते 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 सब गिर जाता है। तो यहाँ का आपने जो उसमें ऊष्मा ऊर्जा दिया था, वो ऊर्जा कहाँ पहुँच गया, आखिरी वाले तक। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिना हिले उसने एक साइकिल नहीं गया, लेकिन इसका ऊर्जा वहां तक चला गया। तो इस तरह के किसको कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, चालन कहते हैं।
और भी उदाहरण समझ सकते हैं कि कोई बर्तन का पानी, आप बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, बर्तन है, बर्तन के अंदर पानी है और आप नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं। तो बर्तन में जब पानी आप गर्म कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, देखते हैं किस तरह से उसमें क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे बर्तन स्टील का या एल्युमिनियम का, जो भी बर्तन है आपका, मान लेते हैं स्टेनलेस स्टील का बर्तन बना हुआ है आपका, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आप नीचे फ्लेम ऑन करते हैं तो सबसे निचला जो सिरा है उसके कण क्या होगा, वो गर्म होगा। वो जब ज़्यादा गर्म होगा उसके ऊपर वाला थोड़ा भी ठंडा होगा। तो क्या होगा, वो अपना ऊष्मा किसको देगा, अपने आगे वाले को, ऊपर वाले को देगा, दाएं वाले को देगा, बाएं वाले को, जो भी नीचे, मतलब जो भी उससे ठंड थोड़ा कम तापमान हो सबको अपना क्या देगा, अपना ऊष्मा देगा। फिर उससे ऊपर वाले को, फिर वो भी अपने दाएं बाएं अगल बगल सबको देते चलेगा। इस तरह से सब का सब गर्म हो जाता है, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है। वो चीज लिखा हुआ है कि पूरा मैंने आपको विस्तार से 2-3 एग्जांपल से बता दिया कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, संवहन। संवहन क्या होता है, दूसरा जो विधि होता है, ऊष्मा संचारण का वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचारण कणों के स्थानांतरण से होता है। इस प्रक्रिया में एक कण ऊष्मा प्राप्त करके हल्का होकर निम्न ताप वाले कणों की तरफ बढ़ता है तथा ठंडे कण उसकी जगह लेने के लिए नीचे की ओर बढ़ते हैं और फिर गर्म होकर ऊपर उठते हैं और उस जगह ठंडे कण आ जाते हैं। इसी तरह प्रक्रिया चलते रहती है। जैसे क्या कहा है इसमें, क्या लिखा हुआ है कि जैसे बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, बर्तन में जब पानी गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, बर्तन में जब पानी गर्म करते हैं तो सबसे नीचे, मतलब पानी नीचे से ऊपर तक बर्तन में पूरा फुल है। जैसे आपने गैस ऑन किया, तो जैसे गैस ऑन करते हैं तो क्या होता है, जैसे आप गैस ऑन करते हैं ऊष्मा मिलना शुरू होता है। तो जो सबसे नीचे वाला पानी, नीचे नीचे बॉटम में, नीचे तल में जो पानी होता है वो गर्म होता है। तो कोई भी चीज़ गर्म, पानी गर्म होके या द्रव गर्म होके क्या होता है, हल्का हो जाता है, हल्का होके ऊपर उठता है। उसी तरह से पानी गर्म हुआ, नीचे वाला हल्का हुआ, हल्का होके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना, अपने पानी के नीचे से ऊपर बढ़ेगा। और जैसे ऊपर बढ़ेगा, ऊपर वाला पानी क्या अभी ठंडा है तो वो भी उससे भारी है, तो वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह से वो नीचे आ गया। फिर वो जब नीचे आ गया और फिर क्या होगा, फिर वो गर्म होगा, फिर गर्म होगा तो फिर क्या होगा, वो ऊपर उठेगा। इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी चक्र चलते रहता है। इसी इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। और संवहन में आपने देखा है, इसमें वास्तव में एक कण दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि कंडक्शन में, संचारण में, कंडक्शन क्या कहते हैं, चालन, सॉरी, है ना, कंडक्शन जो चालन है आपका, जो चालन में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खुद खुद नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें संवहन में आपका क्या है, एक जगह से दूसरी जगह कण खुद गए हैं, ठीक है। तो इस विधि, इस संवहन में इस तरह से आपका ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का संचालन होता है, ठीक है, संवहन। अब जैसे संवहन की अगर हम बात कर रहे हैं, पहला हो गया कंडक्शन, दूसरा हो गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे आप अपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब आप पानी पीते हैं या दूध पीते हैं, ठीक है, थोड़ा देर गर्म दूध है या गर्म पानी आपने रख दिया थोड़ी देर, तो थोड़ी देर बाद जब पीते हैं तो ऊपर का दूध गर्म होता है, नीचे का क्या होता है, ठंडा होता है। क्यों ऐसा होता है, सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दे के बताइएगा क्यों ऐसा होता है। तीसरा जो आपका, जो तीसरा है आपका विधि ऊष्मा संचारण का, वो क्या है, विकिरण। विकिरण क्या होता है, ऊष्मा संचारण की वो विधि जिसमें ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाले वस्तु के प्रभावित होती तथा जिससे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में दो वस्तुओं का आपस में भौतिक संपर्क जरूरी नहीं है, जैसा कि अन्य दो विधियों में होता है। विकिरण क्या होता है, जिसको रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन क्या है, एक कोई गर्म वस्तु है, दूसरा कोई वस्तु है, ठंडा वस्तु है, तो इससे जो दूसरे के पास जो हीट जाएगा उसको क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। मतलब जैसे कि कंडक्शन में क्या था, दोनों अगर सटे हुए होते हैं, जैसे आपका बर्तन था तो क्या था, सटा हुआ था ना, एक का पूरा बर्तन एक साथ जुड़ा हुआ है, तभी तो एक का दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तीसरे में ट्रांसफर हो रहा है। वही जैसे साइकिल वाला मैंने एग्जांपल दिया, अगर बीच में खाली होता फिर दूर से साइकिल होता तो क्या होता, पास होता तो बीच में रुक जाता। मतलब कुछ साइकिल यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, बीच में कोई साइकिल नहीं है, फिर यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ से आपने ऊर्जा दिया,
इसको मिला फिर ये नीचे गिर जाएगा, आगे वाले को तो मिला नहीं, ठीक है। तो लेकिन विकिरण में क्या होता है, इसको जरूरी नहीं है कि सब एक एक संपर्क में हो, फिर भी इसमें क्या हो जाता होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सूर्य से जो हमको ऊष्मा आती है वो कैसे आती है हमको, उसी उसमें कोई माध्यम नहीं होता, निर्वात होके आती है ना। तो जब निर्वात से हमें यहाँ पे मिलता है उसको कोई माध्यम, फिर भी हमारे पास आ जाती है। लेकिन कंडक्शन या कन्वेक्शन से आना होता है सूर्य, तो आप आती क्या, नहीं आ पाती। क्यों, कंडक्शन हो उसको क्या चाहिए, उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो कोई माध्यम है नहीं क्योंकि निर्वात है, तो फिर इसलिए वो हमें नहीं मिल पाती। इसलिए जो हमें जो सूर्य से ऊष्मा मिलती है वो कौन सी किस तरीके से मिलती है, रेडिएशन से या फिर विकिरण से मिलती है, ठीक है। बल्ब के फिलामेंट से मिलने वाले ऊष्मा जो भी आपको रेडिएशन से, जो भी आपको बिना माध्यम के है, वो आपको विकिरण के द्वारा होता है। विकिरण सबसे अच्छा निर्वात में होता है, ठीक है। विकिरण सबसे अच्छा, देखिए होता तो सब जगह है, लेकिन निर्वात में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बाकी जगह जो भी होगा, जैसे ठोस ठोस के बीच से उसका जो माध्यम ठोस है या द्रव है या गैस है, तो उसमें क्या होता है कि ठोस होगा, द्रव हो, गैस होगा, खुद कुछ ना कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर या वापस भेज देगा। तो जितना ऊर्जा पूरा चला है वो पूरा ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए विकिरण सबसे अच्छा विकिरण किस में होता है, निर्वात में होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने फिर से अभी क्या देखा हमने, ऊष्मा का संचारण का 3 विधि। पहला कौन सा आता है, कंडक्शन, चालन, संवहन और फिर विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। चालन में क्या होता है, कण खुद नहीं जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अपनी ऊष्मा दूसरे वाले को पास किया, दूसरे से तीसरे, इस तरह से होते होते ऊष्मा संचारित हो जाता है पूरे में। संवहन में क्या होता है, संवहन में कण खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे नीचे वाला पानी सबसे जो ठंडा है या कोई भी द्रव ठंडा है वो गर्म होगा, हल्का होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से वाला जो गर्म ठंडा है वो नीचे आएगा। इस तरह से करते करते पूरा जो उसमें पानी का पूरा जो वॉल्यूम है वो ठंडा हो, गर्म हो जाएगा। विकिरण में क्या होता है, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और इस तरह से और इसको कोई फिजिकल कांटेक्ट या माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और एक जगह से दूसरी जगह विकिरण के माध्यम से आपको ऊष्मा पहुंच जाता है, ठीक है। अब जो आगे आने वाले हैं वो कुछ आपके वो इम्पोर्टेंट टॉप मतलब डिफिनीशंस हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि विशिष्ट ऊष्मा आगे आएगा, अभी गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, ठीक है, ये सब जानते हैं। सबसे पहले है आपका विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मतलब किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जैसे पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितना है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब समझते हैं क्या मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा। जैसे कि इकाई द्रव्यमान को, जैसे पानी, मैंने 1 ग्राम पानी ले लिया, ये 1 केजी, इकाई का मतलब 1 ग्राम, 1 केजी, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो हम 1 ग्राम मैंने पानी ले लिया। अब 1 ग्राम पानी लिया, उसको गर्म करना है, ठीक है। 1 ग्राम पानी को हमको अगर गर्म करना है तो कितना कितना हमको उसमें ऊष्मा देना पड़ेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके विशिष्ट ऊष्मा पे। क्योंकि जिसका विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगा, जिसका विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगा उसको ज्यादा तापमान लगेगा। क्यों, क्योंकि डिफिनीशन ही है किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है। जितना ऊष्मा लगता है उसका विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा अगर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 1 ग्राम पानी अगर लेते हैं तो उसमें उसका तापमान अगर 10 डिग्री सेल्सियस पहले से था, 1 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान पहले से है। हमको 10 से कितना करना है, 11, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है ना, तो 10 से कितना करना है, 11। तो 10 से 11 बढ़ा करने के लिए 1 ग्राम पानी का हमको कितना उसमें ऊष्मा देना पड़ेगा, तो 1 कैलोरी देना पड़ेगा। अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा तो 2 कैलोरी, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो 3 कैलोरी, है ना। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा लगता है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक। पानी का कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जिसको जूल में अगर हम बात करें तो 4.182 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस,
ठीक, अगर हम एमकेएस में बात करेंगे तो जूल तो ठीक है, ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा, केजी में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम को केजी बदलने के लिए क्या करना होगा, 10⁻³ वहाँ पे केजी लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, यानी 4182 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तीनों आप कैलोरी में है, जूल में है, और ये जूल ग्राम सेंटीग्रेड में है, और ये केजी डिग्री सेंटीग्रेड में है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कुछ और जिनके क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं उसके विशिष्ट ऊष्मा ध्यान में रखिएगा। जैसे लोहे का विशिष्ट ऊष्मा क्या है आपका, 0.107 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या उसको जूल में बात करेंगे तो 0.45 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम का 0.21। ठीक है, इस तरह से बहुत से क्वेश्चन जब आते हैं उसमें आपको विशिष्ट ऊष्मा दिया रहेगा। पानी चूंकि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, आपको उसका याद होना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा को प्रायतः किससे डिनोट करते हैं, सी के द्वारा हम लोग सी से दर्शाते हैं। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा किसे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं।